नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप आज का स्क्रीन देख रहे हैं, ये दृष्टि अस्मिता छात्रवृत्ति योजना 2023 की क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि 2022 में स्टार्ट हुई थी। विकास दिव्यकृति द्वारा स्टार्ट की गई थी अस्मिता स्कॉलरशिप योजना, जिसमें कि हर एक साल लगभग 50 स्टूडेंट का चयन किया जाता है। उनके 2 साल का रहना खाना पीना सब कुछ फ्री मिलता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज के जो क्वेश्चंस हुए हैं, जीएस पेपर और इंग्लिश का पेपर अभी तक हो चुका है, और बाकी अगले जो पीरियड्स में हैं, मतलब कि सेक्शंस में होंगे, अगले आवर में जो एग्ज़ाम होने वाले वो मेंस के एग्ज़ाम होने हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका क्वेश्चंस आउट नहीं होता है, पर मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ, क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन कभी देखने को किसी स्टूडेंट को नहीं मिला था। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, सिर्फ उन्हीं को देखने को मिला था ये क्वेश्चन पेपर्स। पर आज इस मेरे वीडियो के माध्यम से आप सभी जान सकेंगे कि आखिर दृष्टि का स्कॉलरशिप एग्जाम होता कैसा है, किस प्रकार का क्वेश्चंस होते हैं, और क्या उसका लेवल होता है, पैटर्न्स होता है, और लगभग इसमें इस क्वेश्चन का प्रारूप ऑल एबव कैसा होता है, क्या यूपीएससी को मैच करता है कि नहीं करता है। तो इन सब की शंकाओं को दूर करते हुए चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन को देख रहे हैं, ये अस्मिता छात्रवृत्ति योजना है 2023। तो जैसा कि ये देख रहे हैं, ये दोनों पेपर, ये इसमें जीएस और सी सैट दोनों की पेपर में एक ही साथ होगी, एक ही साथ कंबाइंड लिए, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। लगभग 50 क्वेश्चंस आपके जीएस पेपर के क्वेश्चंस हैं, और 50 पेपर आपके सी सैट पे पेपर है। चलिए एक बार पेपर को ऑल ओवर रिव्यू हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हमें हर एक क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ये अस्मिता छात्रवृत्ति का क्वेश्चंस हैं, आपको ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि यूपीएससी में दिए जाता है, ठीक वैसे ही है। जैसे कि देखिए, जैसे ये क्वेश्चंस हैं, लगभग 50 क्वेश्चन, देखिए लगभग क्वेश्चंस हैं, ये टोटल है करंट अफेयर्स, ये सभी पार्ट को सेक्शन को कवर किया गया है। एक ऑल ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ मैं, उसके बाद चलेंगे हर एक क्वेश्चंस पे। देख रहे हैं जैसे कि अब ये 43, 44, 47, 49 और ये 50 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ। और इसके साथ ही हमारा कॉम्प्रहेंसिव यानी कि जीएस सी सैट का पेपर ये स्टार्ट हो जाता है। इसी पेपर से लगभग 51वां क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो जाता है। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये रहा सब क्वेश्चंस में, ये मेरा पेपर है। मैं गांव में रह के तैयारी करता हूं, तो मैंने भी इसका दिया था इस बार। लगभग पहला पेपर तो मेरा अच्छा गया है जीएस सी सैट का, पर कह नहीं सकता कि अगला पेपर अच्छा जाएगा या नहीं, क्योंकि मैंने उसकी कुछ तैयारी नहीं की है। तो पर चाहूँगा कि वो भी अच्छा एक पेपर जाए। तो देखते, जैसे कि आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं, लगभग इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें लगभग, और इसकी पासिंग मार्क भी एवरेज होगी, जो कि यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से लगभग 50% क्वेश्चंस अगर सही होते हैं आपके, तो ये देखिए एक रफ कार करने हुए तो पेपर भी दिया गया है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को ले चलते हैं हम स्टार्टिंग में, और पढ़ते हैं कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, क्या करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन कैसा है, हिस्ट्री का क्वेश्चन कैसा है। चलिए आइए उन सभी को बारीक रूप से देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया है कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक और एडीबी की ओर से आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी, सभी प्रकार के राजनयिक संबंधों का अंत। तो ये ऑप्शन जो कि बिल्कुल ही यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन के देखते हैं हम लोग। तो अगला आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। इसका आंसर, मैंने इसका आंसर 1 और 2 मिला है, 1 और 2 बनाया है। जैसा कि देख रहे हैं आप, एफएटीएफ का है, मैंने आंसर इसका 1 और 2 मिला। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या है, क्या मैंने सही मारा है या गलत मारा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्रमी शुल्क संरचना शब्द का अच्छा वर्ग है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, इसलिए मैंने इसे नहीं, मैंने लास्ट लिखा है, इसलिए कि पर मुझे लास्ट में टाइम नहीं मिला इसको बनाने के लिए, इसलिए मैंने इसे नहीं बनाया पाया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र अक्टान द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो मैंने इसका आंसर सीधा 1, 2, 4 मारा है, क्योंकि ये जॉब मैंने डायरेक्ट देख लिया कि ये वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है, मुझे ये याद था। तो आप बताइए इसका आंसर, सही आंसर क्या क्या और भी कोई रिपोर्ट है जो अक्टान द्वारा जारी नहीं की जाती है। मुझे लगा आई यूज एलिमिनेशन टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन मेरा सही जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ई नाम पर आधारित है। ई नाम के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है, इसे राज्यों की कृषि उपज बाजार समितियां एपीएमसी को जोड़ने वाले
अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के रूप में एकीकृत किया गया। इसमें से क्वेश्चन पूछा कौन सा कथन गलत है ना कि सही है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन। मैंने इसका आंसर ऑप्शन डी मारा है, क्योंकि मुझे इसका बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। ये शायद कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसमें ऑप्शन दिया है उपभोक्ता मामलों और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर। तो अगर अब ये क्वेश्चन गलत होता है तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए, पर आप लोग इसका कमेंट करके सही आंसर इसका मुझे बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा सहभागिता पी नोट्स पर। पी नोट्स है ये किसी पंजीकृत विदेशी संस्थागत FFI द्वारा जारी वित्तीय साधन है। विदेशी संस्थागत निवेशक के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय प्रतिभूति सेबी के वास्तविक निवेशकों का अवसर। ये भी मैंने लॉजिकल गेसिंग करके मारा है, क्योंकि ये तो वित्तीय ये FIP नोट्स जो FII द्वारा ही जारी किए जाते हैं, और ये में भी शायद इसको आम लोगों को जानकारी न दे, पर सेबी जो कि इसका कंट्रोलर है, नियामक है, उसको तो जानकारी देता ही होगा। मैंने इस हिसाब में लॉजिकल के हिसाब से मैंने इसको देख के आंसर इसका सी मारा। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये रहा क्वेश्चंस। तो ये जैसे क्वेश्चन से एक व्यक्तिगत सदस्य देश का कोटा मोटे तौर पर विश्व अर्थव्यवस्था में इसकी सापेक्ष स्थिति को वर्णन कर, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अगला क्वेश्चन ऑप्शन है कोटा का IMF खातों के इकाई विशेष चालनाधिकार के निर्दिष्ट किया गया, ये भी सही ऑप्शन है। तो मैंने ये क्वेश्चन जो तीसरा थोड़ा मुझे और लगा था, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट एलिमिनेट किया और सीधे आंसर पे 1 और 2 पहुंच गया। तो अगर इसका सही आंसर क्या होगा मुझे आप कमेंट करके बताना मुझे क्या होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दीर्घकालीन रिवर्स लॉ रेपो परिचालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कि पहला LTRO के तहत केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले रेपो दर पर बैंकों का धन प्रदान करता है। यह बैंकिंग प्रणाली में तरलता डालने का एक साधन है। तो इसका मैंने क्वेश्चन मारा है सीधे दो, क्योंकि कोई भी रिजर्व बैंक कार्रवाई करता है उसमें धन का लेन देन होता रहता है। क्या है, तो ये धन को अगर सोखना चाहता है तो प्रतिभूति जारी करता है, धन का प्रवाह करना चाहता है तो प्रतिभूति खरीदता है। तो मुझे जहाँ तक इसी इसको भी मैंने लॉजिकल गेसिंग से मारा है, क्योंकि रेपो दर को माना मुझे याद नहीं ठीक से, पर रेपो दर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रेपो दर बहुत ज़्यादा होता है, रिवर्स रेपो दर होना चाहिए था इसके जगह। तो ये क्वेश्चन मैंने लॉजिकल गेसिंग, इसका सही आंसर क्या होगा मुझे आप कमेंट करके बताना। और अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, यह परिपक्व कॉन्सोल बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं पता। इसका आंसर अगर आपको पता हो व्यूअर्स तो आप मुझे इसका कमेंट करके कुछ बताना कि क्या इसका सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बात बताया, मेरी ज्योग्राफी बहुत ख़राब है यार। मुझे ना हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम से मिल जाते हैं, मैं गलत करके आता हूँ, पता नहीं इसका सही आंसर क्या है। मैंने तो लगभग मारा है इसका C नंबर मारा है इसका आंसर, मैंने टिक मार्क नहीं किया है, पर मैंने इसका मुझे याद है कि मैं C मारा है। क्या सही होगा आंसर इसका मुझे आप इसका बताइएगा। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा के पास व्यक्तिगत वन अधिकारों के स्वरूप और सीमा निर्धारण करने हेतु प्रक्रिया हेतु करने शुरू करने का अधिकार है। राष्ट्रीय उद्यानों या अभ्यारण्यों के संदर्भ में सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता नहीं दी जा सकती। यह सही बिल्कुल क्वेश्चन गलत है, इसको मैंने काटते हुए सीधे डायरेक्ट मैंने इसका आंसर एक ही और प्रवाहित किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर कहाँ चला गया, ये रहा। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। देश में बाघों की संख्या कर्नाटक में, देखिए ये दोस्तों ये मध्य प्रदेश होना चाहिए था, मैंने इसको लॉजिकल गेसिंग किया और 3 नंबर को एलिमिनेट किया, ये सीधे 1 और 2 आंसर में पड़ गया, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान जो विंध्य पर्वत श्रृंखला शायद वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, पर इसको भी मैंने लॉजिकल गेसिंग से मारा है। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, थैंक यू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन जो UPSC का ट्रेंड है इस साल जो आया था 2022 में, उसी को लेकर बनाया गया दृष्टि का। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसको देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मैंने और भी कोई ऑल इंडिया प्रीमियर्स लगा GS स्कोर में भी देखा, सुब्रा रंजन में भी देखा, जो मैंने यहाँ पर रहता हूँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ये प्रैक्टिस सीरीज टेस्ट में देखने को मिले हैं। तो मुझे बताइए कि इसका आंसर सही क्या होगा। मैंने सिर्फ केवल 2 मारा है, केवल 2, ये गलत मैंने कहा केवल 2, क्योंकि ये मुझे लोनार का और ये
लोनार का सांभर का राजस्थान में कि तो मैंने इसका आंसर शायद आई थिंक एक मारा है मैंने, क्योंकि मैंने एक पे टिक कर रखा है। तो आप मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन से है हमारा, एक राष्ट्रीय उद्यान के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या इडुक्की, तो ये क्वेश्चन है एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दिया गया, तो मैंने इसका डायरेक्ट आंसर देख के मार दिया, क्योंकि पेरियार डैम जो हमारा था बहुत चर्चा में रहा था। तो डायरेक्ट मैंने, अगर आपको कुछ कोई आंसर और कोई और लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या है इसका आंसर, ये आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, पद बोन बीबी, ये ना दोस्तों पद है, ये क्या है, बोन बीबी है ना, बोन बीबी, पता नहीं ये क्या होता है, मुझे पता नहीं, पर मैंने इसका सही आंसर तो लगभग लास्ट में लिखा है, पता नहीं, इसको मैंने मारा नहीं है। आई थिंक ये सुंदरबन के पवित्र उपवनों में होना चाहिए, मेरा गेसिंग होना चाहिए, पर आप मुझे बताइएगा सर्च करके इसका आंसर क्या होगा सही आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पौधे का कवक का नाम है ओफियो ऑर्किडिप्सस नूतन कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाटों में पाया जाता है, मे भी शायद करेक्ट हो क्योंकि ये लॉजिकल चल रहा है। इसका उपयोग जैविक कीट नियंत्रण एजेंट के रूप में किया जा सकता है और ये अपने कैंसर विरोधी गुणों के लिए किया जाता है। तो मुझे यहाँ जहाँ तक लगा मैंने दोनों कथन सही मारा है, आप क्या इसका सही आंसर होगा मुझे बताइएगा। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लेफ्ट कर दिया, ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता था, लेकिन अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो मुझे आप ये क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा ताकि मैं कर सकूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वन वर्ड क्वेश्चन है, लेंटोना के मारा, मैंने इसका सीधा आंसर मार दिया है, आक्रामक में ये लॉजिकल गेसिंग है मेरा। इसका सही आंसर क्या होगा मुझे आप बताना। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए दोस्तों, ये पूछा गया है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है कौन से, तो मैंने इसमें चारों मार दिया है, पर मुझे पता नहीं इसका सही आंसर क्या होगा, मैं क्योंकि मैंने ये तुक्का मार दिया है, तो आमतौर पे तुक्का गलत होता है मेरा, शायद में भी क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन देखिए, मैं जब मैंने यूपीएससी 2022 का प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे याद था, पर इतना समय हो गया कि मैं भूल गया। अगर याद आता तो मेरा 1 नंबर तो डेफिनेटली बढ़ जाता। वैसे मैंने इसका गेस करके मारा 1 4 5 6 आंसर। तो आप बताइए मुझे यूक्रेन के साथ कौन कौन सी देश की सीमा लगती है, और इसका सही आंसर मुझे कमेंट पर टिक कर जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 है। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी का, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी बहुत ही ख़राब है यार। तो मुझे आप ये तो मैंने ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन ही गेस करके ही बनाए हैं, तो आप मुझे बताना इसका सही आंसर क्या होगा। अंतःउष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र है। मुझे पता नहीं क्या होगा लेकिन ये मुझे मालूम था, ये गंगा के ऊपर नहीं होता है। ये मुझे थोड़ा सा डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि मुझे जितना भी बड़ा शायद जानकारी गलत हो या सही है, मुझे आप बताना कमेंट करके। मैंने इसका आंसर सिर्फ एक मारा है, ये लॉजिकल गेसिंग करके मारा है। अगला क्वेश्चन से हमारा संरक्षित वन, भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित क्षेत्र जिन्हें उच्चतम स्तर का संरक्षण। ये क्वेश्चन मुझे सही लगा तो मैंने इसको सही किया है। अगला स्टेटमेंट है, आरक्षित वन, भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत अधिसूचित क्षेत्र जिन्हें सीमित संरक्षण प्राप्त है। अवर्गीकृत वन, एक क्षेत्र जो वन के रूप में दर्ज है। तो मैंने इसका लॉजिकल गेसिंग करके मार दिया है केवल 1 या 2, क्योंकि मुझे पता है, थोड़ा सा जानकारी थी संरक्षित वन में उसको लीगल तो मिलते ही होंगे, लीगल प्रोटेक्शन लॉ के बराबर संरक्षित होगा। और आरक्षित वन में पे यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड यह देखें ना, शामिल नहीं है, है ना, जो वन क्योंकि वर्गीकृत वन वो होता है जिसमें कोई भी कानून के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो मैंने इसका भी लॉजिकल गेसिंग करके ही मारा है, पता नहीं क्या। ये देखिए दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये मुझसे छूट गया, मुझे आप बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, ये ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन ना मुझे हमेशा घाटे में कर देता है। ये अगर मैं बनाऊंगा नहीं तो गलत हो जाता है, पता नहीं। आप मुझे बताएं यार ज्योग्राफी को सेक्शन कैसे सही करूं मैं, ताकि मेरा एग्जाम का रिजल्ट बेहतर हो। कम से कम 5 6 क्वेश्चन मुझे सही होंगे, और ज्योग्राफी सही होता है मेरा। तो ये देखो, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात का संबंधी क्वेश्चन है, इसमें से पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो मैंने इसमें आंसर मारा है 2 3, आप मुझे बताना है इसका सही आंसर क्या होता है। अगला क्वेश्चन से देखिए, देखो ये दोस्तों, ये भी एक
ये भी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये कस्तूरी कॉटर, तो मैंने इसका सही आंसर, मैं एक जीआई टैग है, ये भी लॉजिकल गेसिंग करके मारा है। तो आप मुझे बताना इसका सही आंसर क्या है और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय कांस्य प्रतिमा जिससे नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिनिधित्व माना जाता है। तो ये इसका राइट सभी को मालूम होगा, इसका मोहनजोदारो आंसर होगा इसका। और आपको कोई और लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। काफ़ी यार मेहनत से आप ये क्वेश्चन पेपर लाया हूँ मैं, लाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, डायमंड सूत्र के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। तो अगला ये देखिए, मैं ये भी लॉजिकल गेसिंग मारा, मैंने दोनों मार दिया है। पता नहीं ये क्या सही हुआ क्या नहीं, पता नहीं, लेकिन आप दोस्तों मुझे बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली वायसराय की नियुक्ति के मुगलों का आगमन। तो ये दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, क्योंकि 1400 लगभग 1510 में हुआ, 1526 में बाबर का होता है स्थापना, 1526 में बैटल ऑफ बाबर का ये। ओके, तो उसी के हिसाब से मैंने देख के मार दिया है। तो अभी 27 नंबर को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि 2:30 बजे से ही मेरा पेपर है अगला मेंस का। तो सोचता जो थोड़ा सा स्पीड से चलूँगा मैं। तो अगला क्वेश्चन से हमारा देखिए, पुर्तगाली से वायसराय का से संबंधित है हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए तो मैंने भी ली, ये थोड़ा मैंने अपना मेमोरी बेस्ड मारा, जिया अल दिन नक्साबी। ये तूतीनामा का लेखक कौन है? तो पता नहीं, मुझे अलबरूनी लग रहा था, पर मैंने जिया अल दिन नक्साबी मार के आया हूँ मैं। तो पता नहीं इसका सही आंसर क्या होगा, मुझे आप ज़रूर बताना। बहमनी स्थापत्य शैली के संबंध में इसका भी मैंने लगभग गेसिंग करके मारा दोनों। इसका सही आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों, काफ़ी तेज़ी से चले क्योंकि टाइम बहुत कम है, कि मुझे 2:30 बजे से फिर एग्जाम देने ही जाना है मेंस का इसका। तो अगला क्वेश्चन ये अली मुझे ये काफ़ी, क्योंकि मेरी हिस्ट्री ऑप्शनल है, इसलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने ये मोपला विद्रोह से ही मारा मैंने। और ली आयोग का उद्देश्य डायरेक्ट मैंने लोक सेवा आयोग, पता ना, आप मुझे बताना सही है या नहीं, मुझे थोड़ा सा लगता है भूल रहा हूँ मैं। तो ये देखिए कुछ अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के त्रिपुरा और हरिपुरा अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस से जो रिलेटेड 1938-39 में। तो ये जो है ना, ये देखिए दोस्तों, ये है नरमवादी दल। तो राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल में, जो कि कह रहा है कि समर्थन किया था। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ हुआ था, इसलिए मैंने इसको 3 का एलिमिनेट करते हुए सीधे 1 और 2 मार दिया। पता नहीं, आप अगर सही है तो कमेंट में लिखिएगा, और अगर इसका कहीं आंसर कोई और है तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे? तो इसका मुझे याद था, ये पता नहीं ये सही है भी या नहीं मुझे, क्योंकि मैंने पढ़े हुए काफ़ी वक्त हो गया। तो मैंने इसका वी राघवचारी, पी आनंद चार्लू और जी सुब्रमण्यम ये माना है। अगर आपको लगता है कोई आंसर नीचे वाला है नंबर ऑप्शन बी, तो मुझे आप देख के जरूर बताना। ये दोस्तों ये देखिए, ये क्वेश्चन भी करेंट अफेयर बेस्ड ही है, तो ये क्वेश्चन भी बेस्ड ही है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, इसे एक्सचेंज पर अन्य सब परिसंपत्ति की तरह खरीदा जा सकता है। इसे किसी विशेष समय पर एनएफटी का स्वामित्व कई लोगों के पास है। ये क्वेश्चन ये ना, ये स्टेटमेंट नंबर 2 जो है गलत है, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था 2022 की जब प्रिपरेशन कर रहा था, उसमें कोई भी एनएफटी के स्वामी एक समय में केवल एक ही होता है, क्योंकि एक व्यक्ति, मुश्किल 2 व्यक्ति, एक जो ओरिजिनल एकाधिकार जिसके पास होता है, और दूसरा जो व्यक्ति इसे खरीदता है उस व्यक्ति से। तो चलिए इसके साथ अगर कुछ इसका आंसर आपको कुछ और लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैंने 2 को एलिमिनेट किया तो सीधे 1 3 4 ऑप्शन आ गया था। ये देखिए दोस्तों, ये नंबर पैनल D10 क्लब क्या होता है मुझे पता नहीं यार, तो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है। आप मुझे बताना है कि इसका कैसे आंसर क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन है, नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये भी क्वेश्चन मैंने लॉजिकल गेसिंग के मारा है, तो मुझे बताना यार। कुछ क्वेश्चन मैंने पढ़ के नहीं, क्योंकि मैं पहली बार दे रहा था, तो मुझे कुछ लगा नहीं था कि ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इतना ईजी और मैच्योरिटी टाइप क्वेश्चंस रहेगा, हल्का और फंसाने वाला। तो ये देखो, ये क्वेश्चन ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के हैं, साइंस सेक्शन से हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जनबर्ड से, इसके बारे में मैंने पढ़ रखा था। तो छिपकली की कोशिकाओं से तो बना, क्योंकि ये कृत्रिम रूप से बनाया गया है, तो पता नहीं ये सही है कि नहीं, इसलिए मैंने 2 को एलिमिनेट करते हुए सीधे डायरेक्ट 1 3 और 4 पे आ गया है। इसके बारे में मैंने कुछ, अगर आपको कुछ और आंसर लगता है तो आप मुझे बताना इसको। तो अगला क्वेश्चन से, ये निम्नलिखित में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन का हिस्सा है? तो ये भी मैंने मेमोरी बेस्ड मारा, पता नहीं ये सही है भी या नहीं। ये आंसर इसका मैंने सीधे मारा 1 और 2, इसरो और नासा के बारे में। पता नहीं, हम मुझे लग रहा है कि इसरो और जापान जाक्सा के बीच होना चाहिए। आप मुझे बताना कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा।
हाल ही में स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के संदर्भ में। तो मैंने इसका आंसर दोनों मारा है। मुझे चेक करके, मेरे पास टाइम कम है दोस्तों, क्योंकि 2:30 बजे से एग्ज़ाम देना है। देखिए टाइम हो चुका है अभी 1:45, मुझे 10-15 मिनट पहुँचने में लगे, 2 बजे तक निकलूँगा मैं। तो आशा करता हूँ इसके जो इसका सीसेट पर पार्ट होगा मैं जल्दी लेके आऊँगा, यानी कि शाम को पेपर होने के बाद। ओके, तो चलिए 10 क्वेश्चन और बचे हुए देख के हम लोग जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बोस आइंस्टाइन संघनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तब बनता है, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया यार, क्या होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि साइंस में टेक्नोलॉजी बोस आइंस्टाइन थ्योरी मैंने पढ़ा ही नहीं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको टेस्ट को ऑर्गेनाइज करना। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्टीन गैस होती है। तो मैंने इसको डायरेक्ट मार दिया। साइंस टेक्नोलॉजी के और भी ऐसे भी क्वेश्चन को ऑल ऑफ देम भी माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है नंबर 42, प्राक्कलन समिति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये तो मुझे मालूम था इसका आंसर, इसलिए 1 2 3 दोनों ही होता है। ये काफ़ी आसान था पॉलिटिकल क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये नंबर 43 क्वेश्चन है ये। ये देखिए संविधान की 9वीं सूची की अनुसूची था, अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो 9वीं अनुसूची से संबंधित एक क्वेश्चन तो है, पर ये देखिए है ना, ये क्वेश्चन है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैंने तो इसका आंसर सीधे 2 मारा है, 2, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन गलत मुझे लग रहे थे, इसलिए आप मुझे बताना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये सोवेत जिला, ये भी क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि ये सोवेत जिला का क्वेश्चन जो है शेड्यूल एरिया से संबंधित होता है। तो ये क्वेश्चन मुझे टोटल डाउट लग रहा था, इसलिए तो मैंने इसका आंसर 1 और 3 मारा है। आप मुझे सही बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझे डेफिनेटली 2 है, क्योंकि ये सीधे डायरेक्ट होगा नंबर 3 का जो है आंसर, क्योंकि ये 5 नंबर 1 2012 में जैन समुदाय का हुआ था। ये मुझे याद था। और आपको लगता है कोई आंसर और है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, ये दोस्तों काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, जो कि मैं नहीं बना पाऊँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था सूचना का अधिकार कब लागू किया जाता है। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताना मुझे भी, मैं याद रखूँगा अगली बार से। तो अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, कौन सा बजट के कार्य का उद्देश्य है। तो नहीं है, तो शायद ये कानून जावेदारी नहीं होता होगा। बाकी तो समन्वय की बात की जा रही है, इसलिए आंसर मैं ए मारा के आया हूँ। अगर आप मुझे बताना अगर कुछ अलग आंसर होता है तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, घरेलू हिंसा के संदर्भ में महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये भी मैंने लॉजिकल गेस करके मारा है, 1 2 और 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों, ये ये क्वेश्चन है, पता नहीं क्या सही होगा। मैंने तो इसका सी मार के आया हूँ आंसर। आप मुझे बताना कौन सा अधिकारी कितने का। लास्ट क्वेश्चन से देखिए दोस्तों, ये राज्यों में, ये क्वेश्चन काफ़ी राज्यसभा का आवंटन था, ये 4थी अनुसूची में है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप, मेरे पास टाइम कम है, तो सीसेट की क्वेश्चन जो आगे मैं शाम में अपलोड करूँगा 6 से 8 बजे के बीच में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो आप लोगों के पास जो भी क्वेरीज होंगी तो आप मुझे लिख के कमेंट करके बताना। और आप लोगों को जो पिछले साल का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था जीएसटी का, जो इस बार देखने के लिए आपको मिलेगा, जो कि मैंने इसमें काफ़ी यार मैं क्वेश्चंस लेके आया वहाँ पर दे नहीं रहे थे, पर मैंने बोला कि देखिए सर ये भी ये वो है, तो ऐसे करके मैंने लेके आया हूँ। वो कभी को देते नहीं है। चलिए एक बार क्वेश्चन का और रिव्यू करवा देता हूँ आपको। ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड लेवल की क्वेश्चन है। सभी सेक्शन है, साइंस टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सभी को एक जगह क्वेश्चंस में को लेकर बनाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है, शाम को मैं अपलोड करूँगा इसको। तो सेकंड पार्ट का इसके इंग्लिश मीडियम भी मेरे पास अवेलेबल है, वो भी मैं कल तक कर दूँगा। आप लोग निश्चिंत रहें। और अच्छा लगा वीडियो को तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।